हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेजुबान इश्क का 7वां भाग लेकर आ गए हैं और इस स्टोरी में हम सब ने अभी तक देखा है कि अंजलि के चाचा और चाची मिस्टर मल्होत्रा के साथ उसको सौदा कर देते हैं। तभी अंजलि को लेके होटल डिनर के बहाने पहुंचते हैं और उसको ऑरेंज जूस के साथ ड्रग्स पिला देते हैं और वो बेहोश हालत में वॉशरूम जाती है। तभी उसे वहाँ मिस्टर मल्होत्रा मिलता है। अब आगे अंजलि मिस्टर मल्होत्रा और अपनी इस हालत को देखकर कुछ हद तक समझ गई थी कि उसके साथ यहाँ क्या होने वाला था। आज एक बार फिर से उसे लोगों ने धोखा दिया था जिन्हें वो अपना मानती थी। बस अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने अंजलि के साथ ऐसी नीच हरकत की थी। कोई कैसे अपने परिवार की बेटी को इस तरह एक शो पीस बना सकता है। उसके अंकल ने पहले भी उसके साथ ऐसा ही किया था। वो समझ पा रही थी, लेकिन उसकी आंटी जिन्हें वो अपनी माँ बोलती थी, क्या उन्हें भी इस बारे में पता था? क्या वो जानती थी कि उसके साथ क्या किया जा रहा था? ये सोचते ही अंजलि के दिल में एक गहरा दर्द सा महसूस होने लगा। उसके लिए ये बात बहुत बड़ी थी। इस परिवार में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में, अगर उसने सबसे ज़्यादा प्यार और इज्जत किसी को दी थी तो वो उसकी आंटी थी। उसे ऐसा धोखा मिलेगा, उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने प्यार की आड़ में उसके भरोसे की कत्ल कर दिया था। अंजलि ने अपने हाथ अपने सीने पे रख लिया। इस वक्त उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था जो वो बयां तक नहीं करा सकती थी। अचानक से मिस्टर मल्होत्रा ने आगे बढ़कर अंजलि की गर्दन से उसे पकड़ लिया। अंजलि का पूरा बदन उसके नज़दीक आने से कांप रहा था, लेकिन उसमें तो इतनी ताकत ही नहीं थी कि उसे खुद से दूर धकेल दे। वो नशे में खुद को भी संभाल नहीं पा रही थी। अंजलि बस बेबसी से अपना चेहरा उससे दूसरी तरफ कर के उससे दूर होने की लिए छटपटा रही थी। पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मिस्टर सूर्यवंशी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आज तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा ने अंजलि के और करीब आते हुए कहा। मिस्टर मल्होत्रा के हाथ अंजलि के कंधों को सहला रहे थे। अंजलि इस वक्त काफ़ी गंदा महसूस कर रही थी, मानो उस पर कीचड़ लग गया हो। वो आदमी उसके पिता की उम्र का था, पर फिर भी उसके साथ इस तरह की हरकत कर रहा था। धीरे धीरे मिस्टर मल्होत्रा के हाथ अंजलि के बदन पर चलने लगे थे। निखिल के दिमाग में क्या चल रहा था जो उस पागल ने तुम्हें तलाक देने के बारे में सोचा? मैं उसकी गलती दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं अपने पैसे वसूलूंगा जो मैं तुम्हारे चाचा की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। मिस्टर मल्होत्रा ने अंजलि के बालों को सूंघते हुए कहा। मिस्टर मल्होत्रा के अंदर अंजलि को पाने की लालसा तो बहुत पहले ही थी, लेकिन उसे वो मौका नहीं मिल पा रहा था। मिस्टर मल्होत्रा के इसी लालच का फायदा उठाकर उसके अंकल ने उसे इस राक्षस के हाथ आगे इस तरह नशे में धुत डाल दिया था। इंद्रजीत को पता था कि अंजलि अपने आप को छुड़ाने या बचाने की कोशिश जरूर करती, इसलिए उन्होंने उसे इस तरह मजबूर और कमज़ोर करके उसके सामने भेजा था। देखो, दूर हो जाओ मुझसे, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और तुम रेप के जुर्म में कल सलाखों के पीछे होगे। तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अंजलि ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मैं तुम्हारे पास कुछ भी
कर सकता हूँ। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस का मुंह बंद करवाना मुझे अच्छे से आता है, समझी? मिस्टर मल्होत्रा ने अंजलि के चेहरे पर अपनी अंगुलियां चलाते हुए कहा। अंजलि खुद को बचाने के लिए मिस्टर मल्होत्रा पर पास रखी चीजें फेंक रही थी। उसे ऐसे छटपटाते देख मिस्टर मल्होत्रा को काफी मजा आ रहा था, मानो वो आदमी यही चाहता था। अंजलि को ऐसे परेशान होते देखना मानो उसे सर्टिफिकेशन दे रहा था। सच में तुम्हें ऐसे तड़पते देखकर मुझे अलग सा सुकून मिल रहा है। तुम्हें पाने की आग मुझ में बढ़ती जा रही है। आओ मेरे पास। मिस्टर मल्होत्रा ने अंजलि को अपने करीब खींचते हुए कहा। दूर रहो मुझसे। इस उम्र में भी तुम्हारे ये हवस खत्म नहीं हुई। ना जाने मुझसे पहले कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो तुम। तुम्हें इस वक्त भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपने नाती पोतों को खिलाना चाहिए, पर तुम यहाँ एक लड़के की इज्जत पर हाथ डाल रहे हो। अंजलि ने घृणा भरी निगाहों से मिस्टर मल्होत्रा को देखते हुए कहा। इस बात पर तो मिस्टर मल्होत्रा की आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो गई थी, मानो उनसे खून टपकने ही वाला था। एटीट्यूड, ये बूढ़ा आदमी आज तुम्हारा ये घमंड चूर चूर कर देगा। बहुत मुंह चलता है ना तुम्हारा। कल सुबह तक तुम कुछ बोलने की हालत में नहीं रहोगी। मिस्टर मल्होत्रा ने गुस्से से अंजलि के ड्रेस की एक बाजू को फाड़ते हुए कहा। अंजलि खुद को बचाने के लिए एक जलबिन मछली की तरह छटपटा रही थी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पे खड़े एक जाने पहचाने आदमी की तरफ गई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि निखिल था, जो ना जाने कब से दरवाजे पे खड़ा ये सब देख रहा था। अंजलि ने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। उसे उम्मीद थी कि वो उसे बचा लेगा। वो उससे भले ही प्यार नहीं करता है, पर इंसानियत के नाते वो उसकी मदद जरूर करेगा। निखिल प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। अंजलि ने गिड़गिड़ाते हुए निखिल की तरफ नम आंखों से देखते हुए कहा। निखिल अभी भी वही खड़ा सर्द निगाहों से अंजलि के साथ गलत होता देख रहा था। उसकी आंखों में अंजलि के लिए जरा भी दया नजर नहीं आ रही थी। वो सच में एक बहुत ही गिरा हुआ और घटिया इंसान था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, पायल ने निखिल को आवाज लगाते हुए कहा, जो कुछ ही दूर पर खड़ी थी। निखिल उसकी आवाज सुनते ही वहां से चला गया। अंजलि की आखिरी उम्मीद भी चली गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। वो जानती थी कि निखिल उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन उसे फिर भी उससे उम्मीद थी कि वो उसे बचा सकता था। अगर वो दरवाजा पूरा खोलकर अंदर ही आ जाता तो वो आदमी जिसके सर पर हवस सवार थी, अंजलि को डर कर छोड़ देता। निखिल को उसके लिए लड़ने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन वो उसे ऐसे ही बेइज्जत होने के लिए छोड़कर चला गया। अंजलि को अब समझ आ रहा था कि वो आज तक उन लोगों के बीच रह रही थी जिन्हें उनके जीने मरने से कोई मतलब ही नहीं था। सभी ने अपनी मर्जी से उसे दर्द दिया था और अपने फायदे के लिए उसे बेच भी दिया। अंजलि की हालत अब बहुत खराब हो गई थी। उसकी आंखों के सामने बस धुंधला हो गया था। उसके शरीर बेजान सा हो गया था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी, लेकिन उसके कानों में कपड़े फटने की आवाज आ रही थी। वो बेबस अपनी इज्जत बचाने के लिए तड़फ रही थी। बेसुध होने के बाद भी उसके हाथ पैर चलना बंद नहीं हुए थे। उसके साथ सब बेहद गलत कर रहे थे। उसका तो अब भगवान भी से भरोसा उठ रहा था, क्योंकि उसके इस जलते जीवन में उसकी आंटी उसके लिए भगवान का रूप ही थी, और आज तो उसके भगवान ने ही उसे ऐसे बेच दिया था। वहीं दूसरी तरफ निखिल शूद्र के सामने बैठा हुआ था। जो निखिल फिलहाल इस वेंचर पर इतना इन्वेस्ट करना
स्मार्ट मूव नहीं होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? शूद्र ने निखिल से पूछा। लेकिन निखिल उसके दिमाग में अंजलि की उम्मीद से भरी आंखें घूम रही थी, लेकिन वो अब भी उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं था। निखिल के मन में सोचते हुए कहा, चाहे उस वक्त वो बेबस दिख रही थी, लेकिन वो बहुत घमंड से भरी है। उसका ये घमंड टूटना जरूरी है, तभी वो मेरे आगे ऐसे मुंह नहीं खोलेगी। मल्होत्रा जैसे इंसान ही उसे सबक सिखा सकता है। लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के दिमाग में मुझसे बात करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चल रहा है। पायल, शूद्र ने निखिल को देखते हुए सर्द आवाज में कहा। पायल ने शूद्र की आवाज सुनकर निखिल की तरफ देखा, जो कहीं खोया हुआ था। उसने निखिल को हिलाते हुए कहा, निखिल, कहाँ खोए हो तुम? भाई कुछ बोल रहे हैं, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इससे पहले कि निखिल कोई जवाब देता, शूद्र ने उसके हाव भाव से भाप लिया था कि वो छिप छिप कर उसी टेबल की तरफ देख रहा है जहां खन्ना परिवार बैठा है। उसे लगा शायद उसे अंजलि से दूर जाने का पछतावा हो रहा है। सबके सामने डाइवोर्स अलाउंस करने की हिम्मत है, लेकिन अपनी शादी बचाने के वक्त सारी होशियारी निकल गई थी। शूद्र ने मन में ही मन सोचा और उसकी नज़र भी उस टेबल की तरफ गई। लेकिन ये क्या, अंजलि कहाँ गई? शूद्र ने सोचा। अब उसे भी डाउट हुआ कि दाल में कुछ काला है। वो फौरन उठ खड़ा हुआ कि तभी पायल के हिलाने की वजह से निखिल अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने शूद्र की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर सूर्यवंशी, वो मैं कुछ सोच रहा था। एक्चुअली वो निखिल की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि शूद्र ने उसकी बात काटते हुए, आराम से सोचो, मुझे इस वक्त एक बेहद ज़रूरी काम है, तो मैं चलता हूँ। शूद्र अपनी बात पूरी करते ही बिना किसी की ओर देखे उठकर वहाँ से चला गया। उसे जाते देख पायल ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए निखिल की ओर देखा। आखिर सोच क्या रहे थे तुम? पता है कितनी मुश्किल से उन्हें तुमसे मिलने के लिए मनाया था मैंने। पायल ने गुस्से भरी निगाहों से निखिल को घूरते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत करो, हम इनसे भी फिर मिल लेंगे। ट्रस्ट मी, मैं फिर तुम्हें निराश नहीं करूँगा। निखिल ने पायल के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, भाई से मिलना इतना आसान नहीं है। आज मैंने सुना वो यहाँ आ रहे थे, तो मैंने उन्हें अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद तुमसे मिलने के लिए मनाया था। पायल ने मायूस चेहरे से कहा। इधर शूद्र की नज़र लॉबी से गुजरते हुए एक बार फिर खन्ना परिवार पर गई। वहाँ अब भी सब मौजूद थे सिवाय अंजलि के। शूद्र को उन सबके चेहरे देखकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने पास जाकर उनकी बातें सुनी तो उसके चेहरे पे चिंता के बादल छा गए। चलो, किसी काम तो आई ये लड़की। अब जल्द ही हमारे बिजनेस पहले जैसा हो जाएगा। अब हमें निखिल से भी कोई खतरा नहीं है, सोनिका ने चहकते हुए कहा। सही कहा तुमने, इतने सालों तक पाला है हमने उसे। लेट हर रुपीजस, इंद्रजीत ने तिरछी मुस्कुराते हुए कहा। सही कहा आपने, वो इसी लायक थी, माया ने दांत पीसते हुए कहा। आज उसे काफी शांति महसूस हो रही थी। माया एक लड़की होते हुए भी एक दूसरी लड़की का दर्द नहीं समझ पा रही थी। यहाँ उसके संस्कारों का अंदाजा लगाया जा सकता था। शूद्र उनकी बात सुनकर गुस्से में आ गया था। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और पीछे मुड़कर अंजलि को ढूंढने के लिए निकल गया। शूद्र का गुस्सा देख एक पल के लिए उसके साथ मौजूद राघव भी घबरा गया था। क्या हुआ मिस्टर सूर्यवंशी, ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हैं? क्या वो ठीक है? एक और क्लाइंट ने राघव से पूछा, जो राघव के पास खड़े हुआ था।
सर तो ठीक है, पर मुझे लगता है जल्द ही कोई और ठीक नहीं रहेगा, राघव ने घबराई हुई आवाज में उस कहा, क्योंकि आज काफी देर बाद उसने शूद्र को इस तरह हद तक गुस्से में देखा था। वही वॉशरूम में जमीन पर बेबस पड़ी हुई अंजलि अपनी इस बेबसी पर आंसू बहा रही थी। उसके कपड़े बहुत बुरी तरह से फट चुके थे। मल्होत्रा ने साइड में अपने फोन को रख कर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। वो तो इतना एक्साइटेड था कि उसने दरवाजा बंद तक नहीं किया और अपनी शर्ट खोलने लग गया। ट्रस्ट में तुम्हें बहुत मजा आएगा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मिस्टर मल्होत्रा ने अंजलि के नजदीक आते हुए कहा। अंजलि अब पूरी तरह से नशे में थी। उसके लिए तो पलकें झपकाना भी मुश्किल हो गया था। हाथ पैर हिला पाना तो बहुत दूर की बात थी। वो रोते हुए उस आदमी को आधी खुली आंखों से अपने पास आता देख रही थी, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही वो रुक गया। व्हाट द हेल, अब कौन आ गया? मिस्टर मल्होत्रा ने दांत पीसते हुए कहा और मुड़कर पीछे देखा। वो अभी पीछे मुड़ा ही था कि शूद्र ने उसके सीने पर एक जोरदार से लात मारी, जिससे वो अंजलि के पीछे जा गिरा। शूद्र ने जल्दी से अपना कोट उतारकर अंजलि को डाल दिया। वो कोट अंजलि को गर्म दे रहा था। अंजलि को अब जाकर मानो एक राहत सी मिल रही थी। शूद्र ने अंजलि को एक नजर देखा। अंजलि की धोखे से भरी इस अंधेरी जिंदगी में वो उम्मीद की रोशनी के किरण की तरह था। शूद्र ने मिस्टर मल्होत्रा को इतनी जोर से किक मारी थी कि वो अपने पीछे की दीवार से टकरा गया। वो अपने सीने पे हाथ रखे दर्द से जमीन पर बिलख रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी छाती की हड्डियां चूर चूर हो गई हो। चलो अब मैं तुम्हें हेवन दिखाता हूँ। सॉरी हेल, क्योंकि तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ, शूद्र ने दांत पीसते हुए मिस्टर मल्होत्रा को घूरते हुए कहा। शूद्र की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा के पसीने छूट गए। शूद्र ने फिर अंजलि की ओर देखा, जो अभी तक दीवार का सहारा लेकर जमीन पर ही बैठी थी। क्या हुआ, तुम खड़ी नहीं हो पा रही हो क्या? शूद्र ने अंजलि की ओर झुकते हुए पूछा। अंजलि कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका भारी पलकों से शूद्र काफी हद तक समझ गया था कि वो नशे में थी। उसने जल्दी से अंजलि को अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे लेकर वहां से जाने ही वाला था कि अंजलि ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसके ओंठ हिलते हुए देख अपने कान को अंजलि के मुंह के पास ले गया शूद्र। वीडियो फोन। अंजलि बड़ी मुश्किल से ये दो शब्द ही बोल पाई। शूद्र समझ गया कि वो क्या कहना चाहती थी। शूद्र ने जल्दी से अपनी नज़र पूरे वॉशरूम में घुमाई। उसे शेल्फ पर मिस्टर मल्होत्रा का फोन दिखाई दिया, जो रिकॉर्डिंग पर था। शूद्र ने अंजलि को शेल्फ पर ही बिठा दिया और खुद उसका फोन देखने लगा। स्क्रीन की तरफ देखते ही शूद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने जोर से फोन जमीन पर दे मारा, जिससे फोन के टुकड़े हो गए थे। उसने उस वीडियो में सब देख लिया था कि कैसे मिस्टर मल्होत्रा ने अंजलि को जमीन पर धक्का देकर हैवानियत से उसके कपड़े फाड़े थे। लेकिन सबसे ज़्यादा शूद्र को जिस चीज़ ने परेशान किया था वो था अंजलि का चेहरा। जिस तरह वो मिस्टर मल्होत्रा के आगे गिड़गिड़ा रही थी, वो देखकर शूद्र को खून खौल रहा था। उसने फोन तोड़कर मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखा। शूद्र से नज़र मिलते ही मिस्टर मल्होत्रा को लगा साक्षात उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। शूद्र को देखकर लग रहा था कि आज वो मिस्टर मल्होत्रा की जान ही ले लेगा। शूद्र को इतने गुस्से में देख मिस्टर मल्होत्रा जल्दी से खड़े होकर भाग जाना चाहता था। उसका एक हाथ सीने पर था और दूसरा हाथ जमीन पर टिकाकर वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था। शूद्र ने आगे बढ़कर अपना पैर मिस्टर मल्होत्रा के हाथ पर रख दिया
शूद्र के पैर रखने पर मिस्टर मल्होत्रा जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लग गए थे। शूद्र ने तो उसके हाथ को कुचल ही दिया था। वो अपनी तलवार से तेज निगाहों से मिस्टर मल्होत्रा को घूर रहा था, मानो एक शेर ने गीदड़ को दबोच लिया हो। शूद्र मल्होत्रा को उसके किए का अपनी तरह से सबक सिखाना चाहता था। उसने अंजलि को जल्दी से अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसे राघव दिखाई दिया, जो उसे ही ढूंढ रहा था। सर, अंजलि, क्या हुआ इन्हें? राघव ने अंजलि को फिक्र से देखते हुए कहा। कार पिछले गेट के पास ले आओ जल्दी, शूद्र ने पिछली रास्ते पर बढ़ते हुए कहा। राघव ने बिना आगे कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया। उसकी नज़र वॉशरूम में गिरे मिस्टर मल्होत्रा पर गई, जिसके बाद उसके लिए ये गेस करना मुश्किल नहीं था कि वहाँ क्या हुआ था। वो बिना वक्त गवाए जल्दी से मल्होत्रा को दबोचकर कार में लेने चला गया। वो जानना चाहता था कि इस वक्त पहले अंजलि को वहां से निकालना बहुत जरूरी था। कुछ देर बाद जब निखिल वॉशरूम में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। पूरे वॉशरूम में सब बिखरा पड़ा था। अंजलि के कपड़ों के टुकड़े जमीन पर फैले हुए थे, जिन्हें देखकर वो थोड़ा परेशान हो गया था। उसे अब अंजलि का घमंड तोड़ना था, पर वो ये नहीं चाहता था कि मिस्टर मल्होत्रा सच में उसके साथ इतना गलत कर देंगे। उसे अब लग रहा था कि कहीं उसने अंजलि को अकेले यहाँ छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी थी। अगर अंजलि गलती से भी अपना मुंह मीडिया के सामने खोल देगी तो इससे निखिल की इमेज पर भी फर्क पड़ेगा। उसने उसके मदद मांगने पर भी मदद नहीं की थी। आखिर इतनी मुश्किल से उसने अपनी इमेज एक बेचारे पति की बनाकर सबकी सिंपैथी बटोरी थी। अंजलि को एक बयान से वो सब बिगड़ जाएगा। जो जल्द से वॉशरूम से निकलकर होटल के मैनेजमेंट के पास गया और अंजलि को पता लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अंजलि की कोई खबर नहीं मिली। सिक्योरिटी ने भी उसे बस इतना कहकर टाल दिया कि टेक्निकल खराबी के चलते सभी कैमरास बंद पड़े हैं और उनमें से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। आज पहली बार उसकी आंखों में अंजलि को लेकर खौफ दिख रहा था। दूसरी तरफ अंजलि इस वक्त शूद्र की कार में उसकी बाहों में थी। शूद्र बस अंजलि को ही देखा जा रहा था। उसके लिए बेहद बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे पर अपना दुख नहीं जता रहा था। अंजलि, तुम अपने उस परिवार के लिए मेरे पास मदद मांगने आई थी। तुम्हें लगता है ये लोग इस लायक हैं? आज उन लोगों ने अपने मतलब के लिए तुम्हारी इज्जत तक को दांव पर लगा दिया, शूद्र ने धीमी आवाज में अंजलि से कहा। अंजलि की आंखें भले ही बंद थी, लेकिन वो सब सुन पा रही थी। शूद्र की बात सुनकर अंजलि की बंद आंखों से ही आंसू बहने लग गए। उसने शूद्र के कपड़ों को और कस के मुट्ठी से भर लिया। उसे अपने सीने में आज बेहद दर्द महसूस हो रहा था। हर बार जब भी वो अपने परिवार के दिए धोखे को याद कर रही थी, उसके सीने पर उसे अजीब सा भार महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में शहर के किसी सुनसान इलाके में जाके शूद्र की कार रुकी। उसने कार की डिग्गी में बंद मल्होत्रा को कसकर पकड़कर वहां से बाहर निकाला। तुम्हें तो पूरे शहर में नंगा घुमाऊंगा, और तुम जानते हो शूद्र सूर्यवंशी जो कहता है वो करता है जरूर। शूद्र ने उसकी गर्दन पर इस कदर पकड़ रखी थी मानो उसके गले की हड्डी भी तोड़ देना चाहता था। मल्होत्रा को जमीन पर फेंक कर शूद्र उनके उसी हाथ को कुचलने लगा जिससे मल्होत्रा ने अंजलि को धक्का दिया था। वो तो पहले से ही दर्द सहन नहीं कर पा रहे थे कि तभी शूद्र ने उसके हाथ पर अपना पैर रख कर ऑलमोस्ट उनके हाथ की सारी हड्डियां तोड़ दी। दर्द के मारे मिस्टर मल्होत्रा मरने की हालत में पहुंच गए थे और शूद्र ने उनकी छाती पर किक
करना तब तक जारी रखा तब तक मिस्टर मल्होत्रा की सांस रुकने की नौबत आ गई थी। अंजलि आधी खुली आंखों से ये सब देख रही थी, जिससे उसे समझ आ रहा था कि क्यों शूद्र को शहर में गॉड ऑफ किलिंग के नाम से जाना जाता है। वो बड़ी बेरहमी से लोगों को सजा देता है। ये बात सच थी, लेकिन आज मिस्टर मल्होत्रा ने इतना गंदा और गिरा हुआ काम किया था कि उनके लिए फांसी की ही सजा होती। इन जैसे गिरे हुए लोगों की वजह से लड़कियां समाज में सेफ नहीं थीं। यही लोग होते हैं जो अपने घर की बेटियों को राजकुमारी और दूसरे घर की लड़कियों को इंसान तक नहीं समझते। अंजलि कार में बैठे हुए ये सोच ही रही थी कि तभी मल्होत्रा ने शूद्र को कुछ इशारा किया। मिस्टर सूर्यवंशी, ये सब इंद्रजीत खन्ना का किया धरा है। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन उससे ज़्यादा तो ये उसकी गलती है जिसने अंजलि को ड्रग्स देकर मेरे पास भेज दिया। मैंने तो वैसे भी उसकी मदद कर रही थी, लेकिन उसने अपनी मर्जी से ही अपनी बेटी को मेरे पास भेजा था। सजा तो उसे भी मिलनी चाहिए। मिस्टर मल्होत्रा ने शूद्र को देख दर्द में कराहते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर अंजलि की आंखें भी हैरानी से चौड़ी हो गई। वो तुरंत कार से उतरकर मल्होत्रा के पास आई और पूछा, शूद्र ये क्या कह रहा है? मेरे अंकल ने ड्रग्स दी थी मुझे। हाँ, मैंने तो कुछ नहीं की। मल्होत्रा ने बोला ही था कि शूद्र ने उसके मुंह पर लात मार दी। जानवरों से गए गुजरे लोग, शूद्र ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, जिसकी हालत मल्होत्रा की बात सुनकर इस वक्त बहुत खराब हो गई थी। अंजलि कुछ कहती कि उससे पहले ही राघव ने शूद्र के हाथ में एक गन थमा दी, जिसे शूद्र मल्होत्रा के सर पर तान कर खड़ा हो गया था। उसकी इस हरकत से अंजलि भी कांप गई। शूद्र ने एक पल अंजलि की आंखों में आंखें डालकर कहा, अंजलि तुम्हें इस बात की शिकायत है कि जिंदगी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि कभी कभी हमें जिंदगी से अपना हक, अपना इंसाफ छीनना पड़ता है। शूद्र की गुस्से भरी आवाज से निकलती उस धमकी से मिस्टर मल्होत्रा तो क्या, अंजलि तक कांप गई थी। अंजलि को विश्वास नहीं हो रहा था कि शूद्र सच में इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था, वो भी उसके लिए। शूद्र ने मल्होत्रा की तरफ गन करते हुए निशाना लगाया ही था कि अंजलि की चीख निकल गई। उसने आगे बढ़कर शूद्र को रोक दिया। शूद्र, ये आप गलत कर रहे हैं। जहर ही जहर को काटता है अंजलि, लेकिन मेरी नज़र में जहर आप नहीं है, ये घिनौना आदमी है। मैं आपको ये नहीं करने दे सकती, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। शूद्र अंजलि के मुंह से ऐसी बातें और उसकी हिम्मत देखकर 2 पल के लिए चौंक गया। आखिर अंजलि की जगह कोई और होता तो वो शायद खुद ही मल्होत्रा को गोली मार देता। उन दोनों की बातों के बीच में मल्होत्रा किसी सांप की तरह रेंगता हुआ उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शूद्र की उस पर नजर पड़ी गई। उसने आखिरी बार उसे पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, याद रखना जो यहाँ हुआ है, अगर ये बात बाहर गई तो तुम्हारे परिवार को तुम्हारा अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हारा शरीर तक नहीं मिलेगा। इतना कहकर शूद्र ने उसे उन्हीं झाड़ियों में फेंक दिया जहां वो छिपने की कोशिश कर रहा था। उसने प्यार से अंजलि को बाहों में भर के दोबारा कार में बैठाया और मल्होत्रा को उस सुनसान सड़क पर छोड़कर चला गया। शूद्र की कार में राघव, अंजलि और शूद्र के अलावा एक और शख्स मौजूद थे, जो कोई नहीं बल्कि शूद्र के पर्सनल डॉक्टर था। वो शख्स शूद्र के दादाजी की उम्र का ही था, इसलिए शूद्र उन्हें दादाजी कहकर बुलाता था। इसके अलावा वो जब छोटा था तब से उन्हें जानता था, इस वजह से उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा था।
उन्होंने इतने सालों में कभी भी शूद्र को किसी के लिए इतना परेशान नहीं देखा था। उन्होंने तो कभी शूद्र को पायल के अलावा किसी और लड़की से बात करने तक नहीं देखा था। शूद्र कुछ ही देर में वो सब शूद्र के बिला में थे और अंजलि को शूद्र में अपने बेड पर लिटा दिया था। दादाजी, आप प्लीज एक बार इसे चेक कर लेंगे? शूद्र ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है बेटा, तुम बाहर इंतजार करो कुछ देर, शूद्र के डॉक्टर ने शूद्र की ओर देखते हुए कहा। जी, इतना कहकर शूद्र कमरे से बाहर चला गया। वो काफी बेचैन लग रहा था। उसकी बेचैनी अब धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी झलक रही थी। वो तो टेंशन के मारे एक जगह खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। शूद्र रूम के सामने आगे पीछे चक्कर काट रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर अंजलि का चेकअप करने के बाद रूम से बाहर आ गए और शूद्र जल्दी से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। दादाजी, क्या कंडीशन है उसकी? शूद्र ने अपनी बेचैनी छिपाते हुए कहा। कंडीशन फिजिकली तो ठीक ही है बेटा, लेकिन मेंटली इसकी हालत बहुत खराब है। उसकी बॉडी पर जगह जगह निशान पड़ गए हैं और गर्दन पर काटने का निशान है। उसकी हालत ठीक नहीं है और इस हादसे के बाद उसके मन पर क्या बीती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, जो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर ने निराश चेहरे के साथ कहा। शूद्र की मुट्ठियां कस गई थी। उसे अंजलि की हालत पर काफी तरस आ रहा था। इसका ध्यान रखना बेटा, इसे देखभाल की बहुत सख्त जरूरत है, डॉक्टर ने शूद्र को देखते हुए कहा। शूद्र ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। जी दादाजी, थैंक्स। आप मेरे चेकअप के लिए आए थे, लेकिन आपको शूद्र की बात पूरी होने से पहले ही डॉक्टर बीच में बोल पड़े। इट्स ओके बेटा, अब मैं चलता हूँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना। डॉक्टर की बात सुनकर शूद्र हैरान हो गया था। इससे पहले वो कुछ कह पाता, डॉक्टर मुड़कर बाहर चले गए। गर्लफ्रेंड, शूद्र ने अंजलि के बारे में सोचते हुए एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। शूद्र ने रूम में आकर देखा तो अंजलि उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बैठ नहीं पा रही थी। वो वापस बेड पर गिरने ही वाली थी कि शूद्र ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। आराम से, शूद्र ने अंजलि को बिठाते हुए कहा। अंजलि ने अभी भी शूद्र के कोट से खुद को ढक रखा था। शूद्र उसके चेहरे को देख पा रहा था कि वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे। शूद्र ने जाकर अपने अलमारी से अपनी एक शर्ट निकाली और लाकर अंजलि को थमा दिया। पहन लो इसे, बाहर वेट करता हूँ, शूद्र ने नरमी से कहा। शूद्र आज चाहकर भी अंजलि से कॉर्डली बात नहीं कर पा रहा था। अंजलि की हालत ही आज इतनी खराब थी कि वो आज उसे और परेशान नहीं देखना चाहता था। शूद्र तो बस नाम के लिए पूरे शहर में क्रूर था। असली क्रूरता तो आज अंजलि के परिवार ने दिखाई थी। शूद्र मुड़कर जा ही रहा था कि अंजलि की आवाज़ सुनकर रुक गया। मिस्टर सूर्यवंशी, क्या आप प्लीज़ मुझे वॉशरूम ले चलेंगे? मुझे शॉवर लेना है, अंजलि ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में वॉशरूम तक जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने शूद्र से मदद मांगी थी। शूद्र ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी बॉडी अचानक से थोड़ी कांप गई थी जब उसे अपने कंधों पर कुछ गर्म सा महसूस हुआ, जो कि असल में अंजलि के आंसू थे। शूद्र ने नजरें झुकाकर अंजलि की ओर देखा। उसका दिल उसके चेहरे को देखकर पिघल गया था। आज तक अगर शूद्र को किसी आंसुओं से फर्क पड़ा था तो वो सिर्फ और सिर्फ अंजलि थी। शूद्र हमेशा ही अंजलि के मामले में अपने रूथलेस और एरोगेंस कैरेक्टर
से बाहर होकर काम करता था। अंजलि के साथ रहते हुए तो उसकी कोल्डनेस भी गायब हो जाती थी। थैंक यू, अंजलि ने धीरे से शूद्र की आंखों में देखते हुए बहुत धीरे और प्यार से कहा। शूद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे वॉशरूम में ले जाकर शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना, शूद्र ने सॉफ्टली कहा और वॉशरूम से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। शूद्र अपने रूम में अंजलि के सोवर लेने का वेट करने लगा। तभी राघव, जो बाहर से गुजर रहा था, उसने भी ये नज़ारा देख लिया था। राघव के चेहरे पे हैरानी छा गई थी। उसके दिमाग में सवालों के तूफान उमड़ रहा था। क्या उसका बॉस अंजलि को अपने घर में रखने वाला था? उसके सर कभी भी किसी के लिए इतने दयालु नहीं हुए थे। राघव तक को शूद्र रात में वहां रुकने नहीं देता था। शूद्र को तो बाहर के लोग अपने घर में पसंद ही नहीं थे। अंजलि के केस में शूद्र इतना अच्छा कैसे बन गया था? वहीं दूसरी तरफ अंजलि वॉशरूम में शावर के नीचे फर्श पर बैठी हुई थी। उसने अपनी बाहें अपने घुटनों पर लपेट रखी थी और अपना सर अपनी बाहों पर रख कर रो रही थी। उसके दिल को वो दर्द मानो आज तक उसकी जान ही लेने वाला था। उस परिवार के लिए मैंने निखिल के आगे भीख मांगी, उसकी बातें सुनी, यहाँ तक कि मिस्टर सूर्यवंशी को भी उकसाने जैसा गिरा हुआ काम किया। लेकिन बदले में क्या मिला मुझे? धोखा, जो मेरे अपनों ने मेरे साथ किया। कोई गैर के साथ भी ऐसा नहीं करता। और माँ ने कैसे मेरे साथ ऐसा होने दिया? क्या वो प्यार, वो परवाह सब झूठा था? आखिर उन्होंने साबित कर ही दिया कि एक बाहर वाला हमेशा बाहर वाला ही होता है। मैं अब भूल कर भी उस परिवार में नहीं जाऊंगी। अब मैं बस खुद के लिए जीऊंगी। मुझे जीना होगा। अपने माँ बाप के बाद मैंने उतना ही प्यार और उतनी ही इज्जत अपने अंकल आंटी को दी थी। मैं उन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने एक डॉक्टर बनने के लिए मेहनत की। आज तक मैं उस परिवार के लिए ही जी रही थी, लेकिन अब और नहीं। अभी तक उन्होंने इस अंजलि के पार्वती रूप को देखा था, अब वो इस अंजलि के शक्ति रूप को देखेंगे। अंजलि की आंखों में एक अलग सा इरादा चमक रहा था। उसकी भावनाएं धीरे धीरे नफरत और गुस्से का रूप ले रही थी। उसकी ये नफरत और गुस्सा जल्द ही सैलाब का रूप लेने वाला था, जिसमें पूरा खन्ना परिवार डूबने वाला था। अंजलि काफी लंबे समय तक उसी तरह शॉवर के नीचे बैठी रही। ड्रग्स का असर अब लगभग खत्म हो गया था। शॉवर बंद करके वो खुद खड़ी हुई और शूद्र की शर्ट पहनकर आईने के आगे आकर खड़ी हो गई। वो खुद को आईने में देख रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त वैसा ही खालीपन था जैसा वो अभी अपने दिल में महसूस कर रही थी। आज के बाद मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं जीऊंगी तो बस अपने आप के लिए। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ अंजलि हूँ। अब ना तो मुझे खन्ना बनना है और ना ही ओबराय। मेरा कोई पति, कोई परिवार नहीं है। अंजलि ने आईने में खुद को आंखों में देखते हुए कहा। वो अब वॉशरूम से निकलकर रूम में आई थी तो रूम में बहुत हल्की सी रोशनी थी। शूद्र उस वक्त कमरे में नहीं था, लेकिन उसकी आने की आहट सुनकर वो कमरे में दरवाजे पर ही खड़ा होकर उसे निहारने लगा। अंजलि ने शर्ट की बटन बंद नहीं की थी, बल्कि वो शीशे के सामने अपने शरीर पर लगे हर जख्म को ध्यान से देख रही थी। शूद्र खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया। एक वक्त था जब उसे भी उसके शरीर के जख्म, वो बीते हुए पल याद दिलाते थे, जिन्हें वो भूलने की कोशिश करता था। तब अंजलि अचानक उसकी जिंदगी में आई और उसकी उन जख्मों को भूलने में मदद की। तुम अब ठीक हो? शूद्र ने सॉफ्टली पूछा।
अंजलि ने नजरें झुकाए बस हाँ में सर हिला दिया। शूद्र अब उसकी गर्दन अपनी अंगुलियों से सहला रहा था जहां मिस्टर मल्होत्रा के काटने का निशान था। अंजलि के चेहरे पर वो दर्द झलक रहा था जो उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रहा था। शूद्र ने अंजलि के चेहरे को गौर से देखा और अचानक उसके करीब आ गया, जिससे चौंक कर पहले अंजलि ने अपने पैर पीछे लेना चाहा, लेकिन पलक झपकाते ही शूद्र ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, अंजलि, किसी ने मुझसे कहा था समय के साथ सारे जख्म भर जाते हैं। अंजलि ने एक फीकी मुस्कान दी क्योंकि उसी ने ये बात शूद्र से कही थी। जिस किसी ने आपसे ये कहा था, आज उसी के अपनों ने उसे घायल किया है और अपनों के दिए जख्म भरने के बाद भी निशान पीछे छोड़ जाते हैं। अंजलि पहले तो हैरान थी, लेकिन उसे शूद्र की बाहों में एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। अंजलि ने भी अपनी बाहें शूद्र की कमर पर लपेट दी। वो दोनों काफी देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे को यूं ही थाम खड़े रहे। शूद्र अंजलि को हक करके उसको बेहतर महसूस करवाने की कोशिश कर रहा था। वो उससे कहना चाहता था, तुम अकेली नहीं हो, अब तुम ठीक हो, सेफ हो और तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारा चिंता करता है। वही अंजलि शूद्र की मदद के लिए उसको शुक्रगुजार थी। वो उसकी अनकही बातें समझ गई थी। अगर वो उस वक्त पर नहीं आता तो उसके साथ ना जाने क्या हो जाता। उन दोनों की नज़दीकियां के कारण उनकी नाक आपस में टकरा रही थी। उन दोनों को एक दूसरे की सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मल्होत्रा, अंजलि ने धीमी आवाज में शूद्र को पुकारते हुए कहा। शूद्र ने अंजलि की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने खुद को अच्छे से वॉश किया है, उसके छूने से मैं। अंजलि ने भारी गले के साथ कुछ कहने की कोशिश की। उसकी आंखें वो सब याद करके फिर से भर आई। इससे पहले अंजलि की बात पूरी होती शूद्र ने अंजलि को पास कर गले लगा लिया। आज ना तो वो नशे की हालत में ऐसा कर रही थी और ना ही शूद्र की मदद पाने के लिए उसे उकसाने के इरादे से ऐसा कर रही थी। आज वो खुद के दिल की सुनकर शूद्र के करीब गई थी। कुछ पलों के बाद उसने अंजलि से अलग होकर अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो। शूद्र के इन शब्दों ने अंजलि के दिल में अलग ही हलचल मचा दी थी। उसका दिल अलग सी खुशी महसूस कर रहा था। उसे इस वक्त शूद्र और उसकी बातें ही अच्छी महसूस करा रही थी। शूद्र के शब्दों की मिठास ने उसके दिल में भरी सारी कड़वड़ाहट शांत कर दी थी। उसकी बात को अंजलि पर क्या असर हुआ था, ये खुद शूद्र भी महसूस कर पा रहा था। अंजलि की ओंठों पर इस वक्त एक छोटी सी मुस्कान थी, जिसने शूद्र को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। मैंने राघव से कहकर तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम करवा दिया है। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे या राघव से कह देना, ओके? शूद्र ने प्यार से अंजलि की गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। अंजलि का दिल तो मानो कुछ देर में उछलकर उसके मुंह में ही आने वाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शूद्र कभी उसके साथ इतने प्यार से पेश आएगा। शूद्र का ऐसा व्यवहार अंजलि को उसकी ओर खींच रहा था। लेकिन अभी मुझे अपना कुछ सामान लेने वापस जाना है, अंजलि ने शूद्र से कहा। यू मीन खन्ना मेंशन? शूद्र ने अंजलि को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। वो चाहता तो नहीं था कि अंजलि कभी भी उस घर में वापस जाए, लेकिन वो अंजलि को रोकना भी नहीं चाहता था। वो बस उसे उसके दिल की करने देना चाहता था। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, शूद्र ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों में अंजलि को लगता था कि शूद्र की नज़रों में उसने अपनी इज्जत गंवा दी थी। उसने शूद्र को उकसाने की कोशिश करके खुद को उसके
आगे शर्मिंदा कर लिया था। लेकिन इन्हीं बीते दिनों में अंजलि को उनके सबसे शर्मनाक पलों में शूद्र ने ही आकर बचाया था। अंजलि के दिल में एक अलग सा सुकून था। आज पहली बार उसे महसूस हुआ था कि कोई उसकी कदर करता है। शूद्र जो हमेशा से ही लोगों से दूरी बनाए रखना पसंद करता था, आज अंजलि को अपने साथ रखना चाहता था। शायद यही से उनकी बेपनाह मोहब्बत की शुरुआत होने लगी थी। अंजलि ने जल्दी से राघव के लाए हुए कपड़े पहन लिए और आईने के आगे खड़े होकर कॉन्फिडेंटली खुद को देखा। इस वक्त शूद्र को अंजलि में काफी बदलाव दिखाई दे रहा था। वो बेचारी या कमजोर नहीं लग रही थी। उसकी हिम्मत उसकी आंखों में नजर आ रही थी। जिसके बाद अंजलि शूद्र के साथ खन्ना मैंसन के लिए उसी कॉन्फिडेंस के साथ निकल गई। वहीं दूसरी तरफ पूरा खन्ना परिवार हाल में चेहरे पर परेशानी के भाव लिए बैठा हुआ था। खासकर इंद्रजीत के चेहरे पर तो 12 बजे हुए थे। अभी तक उसे मल्होत्रा ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। 500 करोड़ की डील हुई थी। आधे पैसे तो कम से कम उसे दे देने चाहिए। मैंने तो शर्त के मुताबिक अंजलि को भेज दिया था उसके पास, लेकिन उसने अभी तक अपना काम नहीं किया। यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। इंद्रजीत ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, बस पिछली बार की तरह बोल, कोई गड़बड़ ना कर दे। इस बार ये हमारी आखिरी मौका है। फ़ोन तो वैसे अंजलि का भी नहीं लग रहा। होटल वाले भी बोल रहे थे कि किसी ने भी उसे नहीं देखा। सोनिका ने परेशान आवाज में कहा, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक उस मल्होत्रा का दिल उसके साथ खेलने से भरा ही ना हो और वो अभी तक उसके साथ रंगरलियां मना रहा हो। माया ने बेझिझक अपने माता पिता के आगे अपने मुंह से ऐसे घिनौनी बात कही। उसने ये सब बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अंजलि हॉल में एंटर हुई। उसे अचानक से यूं सामने देख सबके होश उड़ चुके थे। सबको एक ही ख्याल सता रहा था कि कहीं उसने उनकी सबकी बात वो सुन तो नहीं ली थी। सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वही अंजलि की आंखों में आज एक खालीपन और कोल्डनेस भरी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे देखकर इंद्रजीत को खुद में शर्मिंदगी तो महसूस हो रही थी, लेकिन वो खुद को शांत रखे हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वैसे सोनिका ने फिर अपना ड्रामा शुरू कर दिया और भागते हुए अंजलि की ओर बढ़ गई। उसने फिक्र भरे चेहरे के साथ अंजलि को उसके बाजुओं से पकड़ लिया। बेटा तुम कहाँ थी? तुम ठीक तो हो ना? सोनिका ने उसकी फिक्र का ड्रामा करते हुए पूछा। जो आप लोगों ने मेरे साथ किया उसके बाद आपको लगता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ? अंजलि ने बड़ी कॉडली सोनिका से अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। अंजलि का ऐसा व्यवहार देखकर एक पल के लिए सब चौंक गए थे। अंजलि ने कभी भी अपनी आंटी से इतनी सख्त के साथ बात नहीं की थी। इंद्रजीत और माया भी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि में अचानक से इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। बेटा हम मजबूर थे, निखिल से बचने का और कोई रास्ता नहीं था, और ये बात तुम भी जानती हो। मिस्टर मल्होत्रा ने 500 करोड़ देने को तैयार हुए थे, लेकिन उनकी यही शर्त थी। बेटा हमें माफ़। सोनिका ने मगरमच्छ के आंसू बहाते बेचारे के चेहरे के साथ इतना ही कहा कि अंजलि ने उनकी बात बीच में काट दी। तो क्या आप मजबूरी के नाम पर माया को भी एक दिन किसी बूढ़े आदमी को बेच देंगी? अंजलि ने चिल्लाते हुए अपने हाथ झटक कर सोनिका के हाथ खुद पर से हटा दिए। उसकी तेज आवाज से घबराकर इंद्रजीत और माया भी हैरानी से सोफे से खड़े हो गए। उन्होंने कभी अंजलि का ऐसा रूप नहीं देखा था, जो
वो जब से आई थी चुपचाप सबकी बातें और ताने सह रही थी। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज जो अंजलि उनके सामने खड़ी थी वो बिल्कुल अलग थी। आज अंजलि की आंखों से आंसू नहीं, मानो बिजलियां बरस रही थी। बेटा तुम, सोनिका हिचकिचाते हुए बस इतना ही कह पाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। नहीं ना, क्योंकि वो उसकी सगी बेटी है। आप उसके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैं आपकी सगी बेटी थोड़ी ही हूँ। इसलिए तो मुझे आप लोगों ने पैसे के लिए बेच दिया। आप लोगों ने तो अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करने से पहले भी एक बार नहीं सोचा। अंजलि ने गुस्से से सोनिका और इंद्रजीत को घूरते हुए कहा। सभी उसके सामने खामोश खड़े थे, क्योंकि बोल तो वो सही ही रही थी और उसके पास उनकी बातों का कोई जवाब भी नहीं था। इसके अलावा अंजलि के उस रूप अनजात को देखकर तीनों पति पत्नी की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि उससे कुछ कहे। माँ सॉरी मिसेस खन्ना, क्योंकि अब आपको माँ बोलकर मुझे माँ शब्द को बेइज्जत नहीं करना। इस परिवार में मैंने सबसे ज़्यादा प्यार आपसे किया। मैंने तो हमेशा ही आपको अपनी सगी माँ माना, लेकिन आपने क्या किया? अंजलि ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो मेरी माँ ने भी तुम्हें इतने सालों से प्यार से ही तुम्हें इतने सालों से प्यार से ही पाला था। आज जो हुआ उसके लिए इतने सालों का सारा प्यार और देखभाल भुला दिया तुमने। भूलो मत, मेरे मॉम डैड ने तुम्हें नहीं अपनाया होता तो आज 2 रोटी के लिए तरस रही होती तुम, और आज जब रिपेट करने की बारी आई तो उल्टा हमें ही सुना रही हो। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना ड्रामा कर रही हो? माया ने आगे बढ़कर सोनिका के आगे आते हुए कहा। माया ने अंजलि के आगे ऊंची आवाज में बोलते हुए अपनी सारी हदें पार कर दी थी। इसके आगे कोई कुछ कह या सोच पाता। अंजलि ने माया की गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। सभी को उसकी इस हरकत से बहुत बड़ा झटका लगा था। वही माया जो अंजलि के उस थप्पड़ की वजह से जमीन पर जा गिरी थी। उसके गाल और अंजलि की अंगुलियां छप चुकी थी। अंजलि ने अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास उस थप्पड़ में ही डाल दी थी। तभी तो माया को ये हाल हुआ था। माया ने अपने गाल पर हाथ रखकर अंजलि की ओर देखते हुए गुस्से से कहा, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? डैड, इस लड़की ने मुझे पर हाथ उठाया। मैं तो कब का तुम्हें सुधार चुकी होती, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड की वजह से चुप रही। बात बात पर मुझे मेरी हैसियत, मेरी औकात दिखाती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता? तुम खुद बताओ तुम्हारा क्या औकात है? कॉलेज में तुम अपने खराब नंबर्स की वजह से एडमिशन नहीं ले पाई। ड्रॉप्ड में ही तुम्हें अपने डैड की वजह से एडमिशन मिला, तो तुम्हें किस बात का घमंड है? तुमने खुद के दम पर आज तक किया क्या है? कुछ नहीं। यू आर गुड फॉर नथिंग, अंजलि ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। माया अपना राज खुलते देख गुस्से में तिलमिला उठी थी। वही सोनिका और इंद्रजीत जो बस अंजलि को चुपचाप बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी के साथ देख रहे थे। आज तक अंजलि खुद भी गलत हो जाने पर सिर्फ आंसू बहाती थी और काफ़ी बेचारी लगती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एक नए अनजात के साथ उनके सामने खड़ी थी। उन्हें तो अब भी डाउट था कि क्या वो अंजलि ही थी या उसका कोई हमशक्ल। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? इंद्रजीत ने गुस्से से कहा। थैंक्स बताने के लिए कि ये आप लोगों का घर है, मेरा नहीं, और तुम बच्ची हो।
क्या जब देखो अपने मॉम डैड के आगे कंप्लेन करती रहती हो? खुद में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी का सामना अपने दम पर कर सको। अंजलि ने पहले इंद्रजीत और फिर माया की ओर देखते हुए कहा, जिससे दोनों बाप बेटी और चिढ़ गए थे। देखो, मैं तुमसे पहले भी माफ़ी मांग चुका हूँ। अब और तुम्हें क्या चाहिए? तुम जहाँ आज खड़ी हो वो जगह मेरी ही दी हुई है। तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद हमने तुम्हें एडॉप्ट किया, अपने घर की बेटी बनाया और आज ज़रूरत के वक्त अगर तुम हमारे काम आ गई तो क्या हुआ? इसमें क्या गलत है? इंद्रजीत ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसते हुए कहा। हाँ, तो इतने सालों तक आपने मुझे पालने में जो पैसा लगाया उसकी कीमत भी तो वसूल ली आप लोगों ने, पूरे 500 करोड़। मुझे नहीं लगता कि 21 सालों में आपने इतने पैसे मुझ पर उड़ाए होंगे। खैर, आज मुझे इतने सालों तक अपने साथ रखने का आपका हिसाब किताब पूरा हो गया ना। अब हिसाब किताब खत्म हो तो ये रिश्ता भी खत्म। फ्रॉम न्यूयॉर्क मीटिंग नथिंग टू मी। अंजलि ने गुस्से से कहा। ये सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या अंजलि उन सब से सारे रिश्ते तोड़ रही थी? सबके दिमाग में यही बात थी। आखिर अंजलि जो कभी थप्पड़ पड़ जाने पर भी चूं तक नहीं करती थी, वो आज किसी पर हाथ कैसे उठा रही थी? हमेशा रोना धोना करने वाली पालतू गाय लगने वाली अंजलि शेरनी क्यों लग रही थी, ये कोई नहीं जानता था। उसमें ऐसा कदम उठाने की हिम्मत आखिर आई कहाँ से? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।